यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत सितंबर में होने की संभावना है। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच 8 राउंड की बातचीत 28 जून को समाप्त हुई है। यूरोपियन यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए भारत लंबे समय से बातचीत कर रहा है। यूके के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत हो रही है। हालांकि अभी तक समझौते पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सर, अभी चर्चा से कितनी सहमति बनती दिख रही है? सबसे लंबे समय से लंबित और चर्चा में चलने वाला अगर कोई मुक्त व्यापार समझौता होगा जो हाल फिलहाल के इतिहास में, तो भारत और यूरोपियन यूनियन का होगा। 2007 से इस पर वार्ताएं चल रही हैं। आप समझिए 2007 से लेकर 2024 तक दुनिया में ट्रेड की पूरी व्यवस्थाएं, व्यापार के पूरे परिदृश्य बदल गए, पर यह वार्ताएं नतीजे पर नहीं पहुंची। 2007 में वार्ताएं शुरू हुई थी, फिर उसके बाद बंद हो गई, फिर 2013 के बाद फिर शुरू हुई, उसके बाद फिर नया दौर 2022 में शुरू हुआ है। 27 देशों के साथ एक साथ व्यापार समझौता करने की जो कोशिशें हैं, इनमें भी कई सारी अड़चनें और बाधाएं हैं। फिर भी भारत ने कुछ मामलों पर अपनी सहमति बना ली है। सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय में जो आने वाली है वो कार्बन टैक्स को लेकर है यूरोपियन यूनियन के, क्योंकि यूरोपियन देश पर्यावरण संरक्षण को लेकर और कार्बन उत्सर्जन को लेकर सख्ती करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ ये कि भारत को बहुत सारे निर्यात बाजारों में पहुंचने के लिए अन्य यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के सख्त नियमों का पालन करना पड़ेगा। भारत के लिए अवसर इसलिए है क्योंकि चीन के साथ यूरोपियन यूनियन के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। हमने बताया भी था कि चीन ने ड्यूटीज़ लगाई हैं और चीन से जो इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात है, कारों का आयात है, उस पर सख्ती हो रही है। तो ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से कोशिश है कि तेज़ी से इस समझौते पर आगे बढ़ा जाए। और अगर ये समझौता होता है तो यूरोपियन यूनियन के ट्रेड ब्लॉक के साथ 27 देशों का, 27 और अधिकांश अमीर देशों के साथ ये एफटीए बहुत बड़ा एफटीए होने वाला है। भारत की दृष्टि से भारत के लिए किसी इतने बड़े ब्लॉक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाना। एग्रीकल्चर थिंक टैंक ICRIER का कहना है कि पंजाब और हरियाणा में किसानों को धान के बजाय दूसरी फसलों की खेती करनी चाहिए और सरकारों को उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें 35,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए। साथ में किसान धान को छोड़कर जिन दूसरी फसलों की खेती करें उसे सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदें, ये भी सुनिश्चित करना चाहिए। सर, इसकी ज़रूरत क्यों बताई जा रही है? ये पुरानी बहस है, चर्चा है। हर बार, लगभग हर 2-3 साल में एक बार ये बहस चर्चा के तौर पर आती है कि पंजाब और हरियाणा से धान की खेती को मूव कराया जाए और उसे पूर्वी भारत में पहुंचाया जाए, जबकि यहाँ पर और अच्छी फसलों की खेती की जाए। इसकी 2-3 वजह हैं। वजह यह है कि पंजाब और हरियाणा पर अनाज खरीद के लिए सरकार की निर्भरता बढ़ी है। यहाँ किसान अनाज उत्पादन से बाकी चीज़ों में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इनकम और कृषि की जानकारी बेहतर है और अनाज उत्पादन को पूर्वी भारत में शिफ्ट किया जा सकता है। दूसरी बड़ी चीज़ पानी की चुनौती है। चूँकि धान और गेहूँ वाटर गजलिंग फसलें हैं, बहुत ज़्यादा पानी लेती हैं, इसलिए भी पंजाब और हरियाणा में जो सीमित साधन है उस हिसाब से इन्हें पूर्व के राज्यों में भेजा जा सकता है जहाँ पर पानी की आपूर्ति या जल स्तर बेहतर हैं। तो लेकिन वही दुविधा है। ये जो एक क्रियर का सुझाव है, इसमें ह्यूज सब्सिडी इन्वॉल्व है। इतना पैसा किसानों को देकर, 35,000 रुपये पर हेक्टेयर की राशि किसानों को देकर, पहली चीज़ तो उन्हें इस बात के लिए सहमत बनाना कि वो धान और गेहूं ना उगाएं, बाकी दूसरी फसलें उगाना शुरू करें। ये बड़ी कवायद है, सरकार को इसमें बड़ी कवायद करनी होगी। और दूसरी बात यह कि सरकार, ये रिपोर्ट एक हिस्से में ये भी कहती है कि जो वो फसल उगा रहे हैं उन्हें MSP से बेहतर प्राइस पर खरीदा जाए। इस बार के बजट में इस बात की संभावना है कि शायद सरकार कुछ फसलों की 100% खरीद की घोषणा कर सकती है MSP पर, जिसका वादा सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान पिछले साल किया था कि किसानों को इस बात की गारंटी दी जाएगी। लेकिन प्रस्ताव की दृष्टि से प्रस्ताव पहले भी सरकार के पास आता रहा। पहली बार इसमें जो नई चीज़ आई है वो 35,000 रुपये पर हेक्टेयर की राशि देने की बात आई है। अगर ये कानूनी तौर पर व्यवस्था आती है तो इसका बोझ कौन उठाएगा, केंद्र देगा या राज्य देगा, ये देखना होगा।